तो सर ये आईपीएस जो आपका बनना था ये कोइंसिडेंटली हो गया। टेररिज्म की बात करते हैं हम, जिसकी पीछे अयोध्या है और बॉर्डर इंटरनेशनल नेपाल भी पड़ता है, और मैंने सुना कि आपने इनकाउंटर्स में भी पार्ट लिया है, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कहीं ना कहीं ये हो गया कि बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में वो परसीव कर दिया, मूवीज देख देख के सबको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसका एक अलग फैक्टर भी है। फ्रेंडली पुलिसिंग पे बात आती है, कहीं ना कहीं लोग डरते हैं, तो उसके बारे में क्या पॉलिसीज चल रही है? अच्छा सर, विमेन्स लेडीज की बात करें या फिर एल्डर वंस की बात करें, बच्चों की बात करें, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या प्लान्स चल रहे हैं अभी फिलहाल? लक, चांस एंड ऑब्वियसली द इफेक्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग कि कभी जो है वो क्रिमिनल की गोली से हम लोग घायल हो जाते हैं, कभी हमारी गोली से क्रिमिनल घायल हो जाते हैं। रेडियो अवध 90.8 एफएम आप सुन रहे हैं खास कार्यक्रम रूबरू, मेरे यानी आरजे कनिका के साथ। और आज स्टूडियोज में हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, एसपी सर यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंकित मित्तल। तो सबसे पहले सर को वेलकम करते हैं स्टूडियोज में। सर आपका बहुत बहुत बड़ा वाला वेलकम है। थैंक यू टू ऑल द टीम ऑफ रेडियो अवध और आपके सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार। सर के साथ बहुत सारी बातें होने वाली है, मस्ती होने वाली है, गॉसिप होने वाली है, लेकिन इसी बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे भी आज पता लगी, जो यूपीएससी के बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हम सर से बहुत सारी टेक्निक्स जानने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि सर ने बहुत कम उम्र में अपना यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया था। एग्जाम राइट सर? हाँ, जो यूपीएससी की क्वालिफाइंग एज है शायद। ओके, तो सर से बहुत सारी बातें होंगी, मस्ती होगी, तो आप ट्यून इन रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आइए सर से शुरुआत करते हैं। सर अपनी क्वालिफिकेशन और बेसिक कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं हरियाणा स्टेट के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। मेरी पूरी एजुकेशन, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब वहीं से हुई है। और ग्रेजुएशन में मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास आउट किया था। उसके बाद देन आई वेंट स्ट्रेट अवे टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और उसके बाद देन आई डिड माय मास्टर्स इन पुलिसिंग एंड मैनेजमेंट। तो सर ये आईपीएस जो आपका बनना था ये कोइंसिडेंटली हो गया या फैमिली या कुछ आपका प्लान था, मतलब कि आफ्टर आपको करना ही है क्रैक एग्जाम? देखिए, नॉट जस्ट इन माई फैमिली के अलावा टू माई डिस्टेंट रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, कोई मेरे नियर डियर्स में कभी कोई सिविल सर्विसेज में आज तक कभी रहा नहीं। एंड इट वॉज सोली मोटिवेशन ऑफ माई पेरेंट्स विच मेड मी मूव टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। और शायद इसी वजह से इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद आई वॉज द ओनली वन इन माई बैच जो प्लेसमेंट अपनी नहीं ले पाया या लेना नहीं चाहा। अच्छा। रेस्ट ऑफ ऑल माई बैचमेट्स, 60 ऑफ देम, 100% प्लेसमेंट ग्रुप था हमारा, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी क्लियर इन माई माइंड कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना। तो आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई डायरेक्टली मूव्ड ऑन फॉर द प्रिपरेशन और दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू गो फॉर यूपीएससी। तो सर 23 की एज में आपने क्वालिफाई कर लिया था, तो आपकी तैयारी किस तरह से थी और क्या क्या आपका उसका एक वो था, प्लानिंग थी और आउटपुट रहा था आपका वो? एक्चुअली मैंने अपनी कोचिंग जो है वो दिल्ली से की थी। इन द स्टार्टिंग ओनली आई वुड लाइक टू मेंशन दिस कि इसके लिए कोचिंग इज नॉट लाइक कि इट इज़ मैंडेटरी। ये मैं पहले ही सभी लिसनर्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिकॉज क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कोई मेरे लिए ना कोई गाइडेंस थी, ना कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स, कोई आइडिया भी नहीं था यूपीएससी के बारे में या ये सब किस तरह से होता। तो इस वजह से जस्ट एज अ गाइडिंग लाइट मैंने वहाँ पर दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में जाकर वहाँ पर कोचिंग ली। बट आफ्टर आई टुक कोचिंग आई रियलाइज्ड कि इट्स मोर ऑफ अ सेल्फ स्टडी थिंग। कोचिंग आपको केवल हेल्प कर सकती है एक रास्ता दिखाने में, बट after I took my coaching, it was solely based on the self-study, which made me succeed in this exam. तो सर ये आपने, हम ये कह सकते हैं कि आपने फर्स्ट ट्राई में ही अटेम्प्ट किया, में ही आपने क्वालिफाई कर लिया था एग्जाम? Yeah, that's true. ओके, लेकिन सर एक सवाल और मेरा, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि 12 से 13 लाख बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं और 7 से 8 बच्चे जो होते हैं वो बैठ पाते हैं सिटिंग में अपनी, और 500 से 700 बच्चे जो होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे इस प्रोसेस में ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगे कि ये अटेम्प्ट नहीं तो नेक्स्ट नहीं तो थर्ड? देखिए, इसके लिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो सभी लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये केवल इस यूपीएससी के एग्जाम की बात नहीं है। इन जनरल हम लोग जो डे टू डे लाइफ में भी कुछ काम हम लोग करते हैं, चाहे वो प्राइवेट में काम करें, चाहे हम लोग बिजनेस में काम करें, कोई भी स्कूल में भी हम लोग, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि कोई
फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो पहली बार में हमें जो सक्सेस नहीं मिलती है जी। या फिर और बेसिक पे अगर मैं जाऊँ, बच्चा अगर जब चलना शुरू करता है तो वो पहली बार में उठ के चलना नहीं लगता, गिरता है फिर उसके बाद चलने लगता है, बट वो उससे चलना नहीं छोड़ता। यूपीएससी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम लोग तैयारी करते हैं तो ऑल अराउंड हम लोगों को जो कंपटीशन दिखाई देता है, एवरीवन अराउंड अस इज कॉम्पिटिटर। जी। तो जब ये दिखता है कि द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस ही इज हैविंग मोर नॉलेज, उसने ज़्यादा पढ़ लिया है, तो वो एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है। तो इसके लिए व्हाट आई फील इज कि एक तो वन शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, फर्स्ट इज दिस। इन एनी केस अपने आप को किसी से कंपेयर करना है, इट शुड बी टू योरसेल्फ, विद योरसेल्फ, किसी और से कंपेयर नहीं करना है। दूसरी चीज़, जब हम लोग ये मकसद बना लेते हैं कि अगर जीवन में मैं यूपीएससी क्लियर कर पाऊंगा तभी मेरी ज़िंदगी है, वरना कुछ नहीं है, तो वो इतना प्रेशर आ जाता है उस पर, फिर हम लोग उस पर तैयारी पे फोकस नहीं कर पाते हैं, अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो हमेशा दिमाग में हम लोगों को ये रखना चाहिए, जो हमारे लिसनर्स, जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, कि यूपीएससी अगर इन वर्स्ट केस अगर क्लियर नहीं भी होता, देन देयर इज ऑलवेज प्लान बी, प्लान सी। केवल यही जो है वो जीवन नहीं। जी बिल्कुल। तो यही अगर दो बातें हम लोग, मुझे लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट अगर अपने दिमाग में रखेगा तो उसका मोटिवेशन लेवल कभी डाउन जरूर हो सकता, बट वो नेगेटिव ऑल टुगेदर नहीं हो। बिल्कुल दोस्तों, सर ने बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अपने आप ही डिमोटिवेट होना ये सबसे गलत चीज़ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो सक्सेस हमारे रास्ते में आएगी। और वो कोई कहता है ना कि हार के बाद ही जीत होती है। आपने आईपीएस की जो ट्रेनिंग ली, आईएएस और आईपीएस की मसूरी और हैदराबाद में, तो उससे रिलेटेड हमें कोई इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताइए। जैसे मैंने सुना है जो ये ट्रेनिंग होती है बहुत स्ट्रिक्ट होती है, पनिशमेंट्स भी बहुत मिलती है, तो पनिशमेंट से रिलेटेड आपका कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा जो आपको याद हो अभी तक? ट्रेनिंग देखिए, ऑल द आईपीएस ऑफिसर्स, हम लोगों की ट्रेनिंग जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, वहाँ पर हम लोगों की सभी लोगों की ट्रेनिंग होती है। और इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 2 years का उसका जो है वो कंप्लीट ड्यूरेशन रहता है। और उसमें मतलब मल्टीपल उसमें चीज़ें वो लोग कवर करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग से लेके, ड्रिल से लेके, फायरिंग से लेके, इंडोर ट्रेनिंग, लॉ की क्लासेस, सब चीज़ें उसमें कवर होती हैं। एंड द शेड्यूल ओवर देयर इज़, मतलब सुबह 5 बजे से हम लोगों का जो है वो रूटीन स्टार्ट होता है, एंड इट गोज़ अप टू टिल एटलीस्ट 6:30 इन द इवनिंग। मतलब वी स्टार्ट अप विद मॉर्निंग रिपोर्टिंग एट 5:30, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग होती है। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद देयर आर डिफरेंट थिंग्स, कभी हम लोगों को ड्रिल प्रैक्टिस कराई जाती है, कई बार हम लोगों को जो है वो रनिंग, रोप क्लाइंबिंग, जंपिंग, फिजिकल असॉल्ट, अलग अलग तरह के, मतलब कोर्स जो है वो दैट इज़ वेरी वेल डिज़ाइंड, तो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग वहाँ पर कराई जाती है। उसके बाद देन दे गिव अस ब्रेक फॉर 1 hour और सो, एंड देन वी मूव टू आवर इंडोर क्लासेस। एंड ऑब्वियसली 5 बजे उठने के बाद और 2 घंटा फिजिकल वर्कआउट करने के बाद तो इंडोर क्लासेस अटेंड करने में थोड़ा सा आलस आ जाता है। दैट इज़ नेचुरल जी। तो उसके बाद वो चलता है, फिर 4-5 घंटे, लगभग 1:30-2 बजे तक चलता है। देन वी आर गोइंग लंच ब्रेक अगेन फॉर 1 hour, फिर उसके बाद देन वी अगेन स्टार्ट फॉर आउटडोर्स। तो और फिर 5-5:30 बजे तक चलता है, फिर उसके बाद देयर इज़ मैंडेटरी स्पोर्ट्स थिंग, तो 1 घंटा हम लोगों को मैंडेटरी स्पोर्ट्स खेलना होता है। एंड आफ्टर दैट जो 1-1.5 घंटा बचता है, उसमें हम लोगों को अपने जो भी पर्सनल काम है वो सब करने होते हैं, क्योंकि 8 बजे तक मैक्सिमम वी कैन स्टे आउट ऑफ आवर अकेडमी। ओके। देयर इज दिस थंबप्रिंट फिंगर मशीन, जिस पे अगर 8 बजे के बाद अगर आप पंच करते हैं देन एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाता है। ओके। तो उसी 1.5 घंटे में हम लोगों को अपनी जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो सब लेके बाहर से आप वापस आना होता। तो इस सब पूरे शेड्यूल में ही जो है वो हम लोग इतने मतलब थक जाते हैं, या फिर ये कहिए कि इतने हार्ड ट्रेनिंग के बाद हम लोग इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि फिर जब डिस्ट्रिक्ट में, फील्ड में हम लोग जब वर्क करते हैं तो हमारे जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं उससे हम लोगों को फिर प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब उस समय हम लोगों को लगता है कि इतना जो है वो हम लोगों से फिजिकल वर्कआउट कराया जा रहा है कि ये इसका क्या मतलब है। बट व्हेन वी कम टू डिस्ट्रिक्ट, जब एज एसपी गोंडा अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, आई वॉज वेरी मच फ्री। ओके। मतलब बहुत अच्छा था वो समय मेरे लिए। उस समय लगता था कि इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, बट अब ये लगता है कि वो मेहनत कुछ भी नहीं थी।
अच्छा सर, जैसे आपने टाइम का बताया कि 8 बजे के बाद अलाउ नहीं होता है बाहर जाना, और मूवीज़ में दिखाया जाता है कि जैसे बाहर चले जाते हैं, तो कभी आपने ऐसी मस्ती की कि चले गए बाय इंसिडेंट और पनिशमेंट मिली हो? कोई ऐसा इंसिडेंट आपके याद में हो? 2 बार इस तरह के इंसिडेंट हुए। एक बार तो यही कि वापस आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, और दूसरी बार जैसा मैंने बताया कि फिजिकल वर्कआउट करते करते बॉडी जो है वो कई बार, क्योंकि हमारी जो इंडोर क्लासेस होती हैं उसमें भी सब सीसीटीवी लगा होता है एंड वी आर कंटिन्यूअसली बीइंग मॉनिटर्ड। ओके। तो जैसे ही अगर गलती से भी फॉर एनी रीजन अगर किसी की जो है वो आंख झपकती है तो सीसीटीवी कैचेस इट और उस पर भी एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड होता है। ओके। तो सर ये जो मॉर्निंग वाला अलार्म वाला जो दिखाया जाता है मूवीज में, रियलिटी तो हमको नहीं पता है, तो वो मॉर्निंग का अलार्मिंग क्या रियलिटी कैसी रहती है कि आप जो अपने ग्राउंड में पहुंचेंगे तो उसका अपडेट क्या होता है? क्या आपको खुद अपना अलार्म लगा के आप सोते हैं कि इस टाइम पे पहुंच जाना है? बिल्कुल 100%। नो वन इज देयर टू वेक यू अप। ओके। देयर इज बडी सिस्टम। आपको आपका एक बैचमेट जो है एज ए बडी आपको दिया जाता है। ओके। उसका मकसद यही है कि अगर आप बाय चांस मिस कर जाएं तो वो आपको उठा दे, वो मिस कर जाए तो आप उसे उठा दें। बट अगर वो अगर नहीं हो पाता है तो नो वन इज देयर टू ओन इट फॉर यू। आपको खुद ही पहुंचना है। नहीं पहुंच पाएंगे देन यू आर आंसरेबल। अच्छा सर, ये जो आपका एक परफेक्ट वाला जो एक हमको ट्रेनिंग दे दी जाती है इस चीज़ में, ये कहीं ना कहीं लाइफ में बस रस जाती है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं ये परेशानी करती है घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ कि ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, टाइम को लेकर बहुत पंचुअल है, और कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि कॉमन कह सकते हैं कॉमन पर्सन, हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, सुबह कभी कभी ब्रेक चाहिए होता है, तो कभी प्रॉब्लमेटिक होता है ऐसा? घर वाले शिकायत करते हैं कि अरे तुम तो 5 बजे उठ जाते हो? देखिए, वो एक्चुअल में वो चीज़ों को करते करते वो ट्रेनिंग के बाद 2 साल में आपकी अच्छी अच्छी जो हैबिट्स जो आपने पिछले 20-25 साल में इनकलकेट की होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अच्छा। जब कंटिन्यूअसली 2 साल तक वही रूटीन फॉलो करते रहो तो वही सब चीज़ें अब थोड़ा थोड़ा तो चेंज पर्सनल लाइफ में आता ही है, और घर वालों को उस तरह की आदत नहीं होती क्योंकि उन्होंने पहले वाला हम लोगों को देखा हुआ जी। होता है। तो ऑब्वियसली वो कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट देन इट्स ओके, देन हैंडल कर लेते हैं इट्स हम। पार्ट ऑफ लाइफ। और इतनी सारी बातों के बीच सर एक पर्सनल थोड़ा सा सवाल जानना चाहूंगी। सर, ये जो टेररिज्म की बात करते हैं हम, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो गोंडा हमारा एक स्टेट ऐसा पड़ गया है जिसके पीछे अयोध्या है और बॉर्डर इंटरनेशनल नेपाल भी पड़ता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे और भी बहुत सारा इतिहास रहा है, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे गोंडा कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, ये कोई स्पेसिफिक किसी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है। टेररिस्ट जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं भी अपना सेफ हाउस ढूंढकर वहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसके लिए स्पेसिफिकली यूपी में जो है एक ATS स्क्वाड जो है वो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। अभी रिसेंटली भी कुछ लोग जो है वो ATS ने कैच किए थे, दोज हु वर इन्वॉल्व्ड नॉट डायरेक्टली बट implicitly they were involved in supplying some information to terrorist outfits, and although they had their history of residence in Gonda, but at present जब वो पकड़े गए हैं तब कोई भी यहाँ पर लोकेटेड नहीं था, but still we are always alert and watchful, specifically being a border district of अयोध्या। और इतना बड़ा आयोजन सभी लोग जानते हैं कि आने वाले समय में जो है वो अयोध्या में होने वाला है, which is not just a national event but an international event। सभी पूरी दुनिया जो है जिसकी तरफ पूरी बड़ी प्रतीक्षा की नज़रों से देख रही है। तो रिगार्डिंग दैट ऑल्सो हमारे जो बॉर्डर के थाने नहीं है, बाकी भी जो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट हम लोग विलेज टू विलेज और डोर टू डोर इसका कैंपेन हम लोग शुरू किए हुए हैं कि कोई भी आउटसाइडर एलिमेंट, कोई भी सस्पिशियस एलिमेंट वो इस डिस्ट्रिक्ट में ना आने पाए, ना ही किसी प्रकार का जो पीसफुल एनवायरनमेंट जो इस डिस्ट्रिक्ट या नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में है उसको किसी तरह से हैम्पर कर पाए। अच्छा सर, जब सोशल मीडिया की बात आती है तो यहाँ पे भी कई सारे साइबर क्राइम्स और सोशल मीडिया का आता है, और आजकल के टाइम पे यूथ की बात करें या कहीं ना कहीं यूथ से अबव एल्डर्स की बात करें तो सब सोशल मीडिया में इंडल्ज हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं साइबर क्राइम पे भी बहुत बढ़ाव और रहता है, तो उसके हिसाब से आपने क्या प्लानिंग्स चल रही हैं और क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं? देखिए, नो डाउट आज के टाइम में जो स्मार्टफोन्स है दे हैव बिकम एन एसेंशियल इविल, आई वुड लाइक टू से। हम लोग देखते हैं कि खुद हम भी और इवन एवरी पर्सन अराउंड अस, सब लोग जो है वो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहा है। एंड सोशल मीडिया पे मतलब देयर आर वेरियस एवेन्यूज फॉर साइबर क्राइम, में भी उसके लिए हम लोग कोई और दोबारा सेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। बट अभी एट प्रेजेंट उसके लिए गवर्नमेंट इज़ वेरी मच अलर्ट एंड प्रोएक्टिव, और उसके लिए साइबर थानों का जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में
स्टार्ट करने का प्रोजेक्ट चल रहा है एंड गोंडा इज़ फॉर्चुनेट इनफ कि यहाँ पर पहले से साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो एस्टेब्लिश्ड है एंड मोर ओवर हर थानों में अब जो है वो साइबर केसेस, साइबर क्राइम को डील करने के लिए एक अलग से हेल्प डेस्क एस्टेब्लिश्ड है और इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर। सभी गोंडा वाले इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 17 लाख रुपीज़ जो कि साइबर क्राइम से फ्रॉड हुआ था वो हमारी साइबर सेल की टीम ने उसे रिफंड कर। अच्छा सर, विमेन्स लेडीज की बात करें या फिर एल्डर वंस की बात करें, बच्चों की बात करें, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या प्लान्स चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल में? चाहे वो इन जनरल एनवायरनमेंट ऑफ सिक्योरिटी की मैं बात करूँ, सेफ्टी की बात करूँ, और स्पेसिफिकली आफ्टर द चेंज ऑफ रिजीम इन दिस गवर्नमेंट, जो महिला सुरक्षा की हम लोग बात करते हैं, आर वेरी ऑनरेबल सीएम, he is very much particular about security and safety of women and the marginalized, the vulnerable section of the society. और इसको लेके लगातार वो जो है नई नई योजनाएं, नए नए प्रयास करते रहते हैं। 2020 में मैं जब चित्रकूट में पोस्टेड था तब एक नया पहल जो है वो सरकार ने किया था महिला हेल्प डेस्क एस्टेब्लिश करने का। Okay. रेडियो अवध के माध्यम से मैं सभी लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि सभी थानों पर पूरे प्रदेश में 1550 थानों पर एक महिला हेल्प डेस्क बनाया गया। उस महिला हेल्प डेस्क का जो लॉजिक है, जो औचित्य है, उसका मकसद ये है कि दैट इज़ अ सेपरेट चैम्बर जहाँ पर हमारी लेडी कॉन्स्टेबल्स, बिकॉज वी हैव एम्पल नंबर ऑफ लेडी कॉन्स्टेबल्स इन यूपी प्लस नाउ, लेडी कॉन्स्टेबल्स 24/7 दे आर अवेलेबल। कोई भी पीड़ित, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ऑल्दो द टारगेटेड पॉपुलेशन इज वुमेन, वो जाकर महिला हेल्प डेस्क में अपनी किसी भी प्रकार की बात को विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन, दे कैन शेयर इट विद लेडी कॉन्स्टेबल्स। इसको स्टार्ट करने का जो उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का था वो यही था कि पहले इस चीज़ को फेस किया गया था कि महिलाएं कई बार हिचक के कारण, और वो नेचुरल भी है, अपोजिट सेक्स के सामने अपनी बात जो है, अपनी परेशानी या जो घटना उनके साथ घटित हुई उसको वो नहीं बता पाती हैं। तो उसी डायरेक्शन में उसका समाधान देने के लिए हेल्प डेस्क स्टार्ट किया गया था एंड इट हैज़ बीन वर्किंग वेरी वेल ओवर दिस ईयर्स। उसके अलावा मिशन शक्ति एक अभियान जो है वो मुख्यमंत्री जी पिछले 4 साल से लगातार चला रहे हैं और अभी भी उसका जो है वो फेज़ 4 कंप्लीट हुआ है। और मिशन शक्ति में इट इज़ अ इंटीग्रेटेड एफर्ट, नॉट जस्ट पुलिस बट बाकी भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का हो, इस तरह के अराउंड 30 डिपार्टमेंट्स को उन्होंने इंटीग्रेट किया है। उन 30 डिपार्टमेंट्स की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में हमारी लेडी कॉन्स्टेबल्स प्लस द ऑफिशियल्स फ्रॉम दोज डिपार्टमेंट्स वो जाकर गांव-गांव, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, हर जगह जहां भी उन्हें जो है वो महिलाएं मिलती हैं वहां पर उन योजनाओं के बारे में बताते हैं, उन योजनाओं का कैसे लाभ ले सकते हैं, कहाँ ऑफिस में जाना है। एंड मोर ओवर इसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में एक और प्रयास कर रहे हैं कि उसके लिए जो हमारे जनता है उसको कहीं ऑफिस में ना जाना पड़े। जब हम लोग गांव-गांव जाकर हमारी महिला कांस्टेबल्स, हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड्स की टीम जब चेकिंग करती है, जब अवेयरनेस प्रोग्राम करती है, तो वहाँ पर अगर कोई एप्लीकेशन उन्हें मिलती है तो वो लोग लेकर प्रयास करते हैं, इफ़ इट कैन बी रिजॉल्व एट द स्पॉट देन एंड देयर, तो वो उसको वहीं रिजॉल्व करते हैं। एंड इफ इट इज़ अबाउट द बेनिफिट ऑफ सम स्कीम, तो वी ट्राई टू गेट इट रिजॉल्व, वी ट्राई टू गेट द पर्सन, द लेडी बेनिफिटेड बाय कोऑर्डिनेटिंग विद द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो इस तरह की मल्टीपल योजनाएं जो हैं वो, अब जैसा मैंने आपको साइबर क्राइम के लिए कहा, दिस वुमेन सेफ्टी इज ऑल्सो सच अ इशू कि जिस पर बात करने के लिए मुझे लगता है कि पूरा आपका सेशन मुझे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं, तो दैट इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट हाउ सेंसिटिव द गवर्नमेंट इज अबाउट वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो फ्रेंडली पुलिसिंग पे बात आती है, कहीं ना कहीं लोग डरते हैं, तो उसके बारे में क्या पॉलिसीज चल रही हैं? स्पेशली आज के टाइम पे ये हो गया है कि कभी भी पुलिस का जिक्र आता है तो बहुत सारी लोगों के मन में धारणाएं ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हर पुलिस वाला वैसा नहीं होता है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और आज ही का मैं आपको एक्सपीरियंस अब इस आंसर में शेयर भी करूंगा। पुलिस की जो धारणा कहिए, उसे प्रेजुडिस कहिए, बायस कहिए, एक इमेज कहिए,
जो एक जनरल पब्लिक के मन में बनी है उसका एक कारण है। पुलिस एज अ इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट की गई थी बैक इन 1861, तो उस समय पुलिस का कॉन्स्टिट्यूशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन करने का मकसद जो है वो कुछ और था। एंड एट दैट टाइम इन आवर कंट्री हम लोग किसी और के इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे, बट द फेस वॉज पुलिस एट दैट टाइम। तो ऑल थ्रू आउट ऑलमोस्ट फॉर 100 years or so हम लोगों ने जो है वो मतलब हम लोग एज एन पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से काम किया विच द रूलर ऑफ द देन टाइम वांटेड। तो ओवर जनरेशंस जो वो इमेज क्रिएट हुई, उसकी जो बैकलॉग था उसको लेते हुए हम लोग जो उसको आज तक हम लोग फेस कर रहे हैं। बट आई फील वेरी हैप्पी कि अभी पिछले कुछ समय में द इमेज ऑफ पुलिस हैज सब्सटेंशियली चेंज्ड एंड special thanks I would like to say not to the corona disease but to the time and the media which then showed actually what police means to the society. That was for the first time जब जनता ने इस चीज का एहसास किया कि पुलिस का असली चेहरा क्या है। Now if I enumerate कि पुलिस कांस्टेबल the lowest working rank of the police, वो दिन भर में क्या क्या काम करता है, अगर मैं उसको एनालिस्ट करने लगूंगा तो एटलीस्ट 50 काम मिलेंगे जो उसे करने होते हैं। ओके। और कोरोना का अपना मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई वाज देन पोस्टेड इन चित्रकूट। तो वन पर्सन हु वाज इन्फेक्टेड विद कोरोना, तो उसने बॉम्बे से स्टार्टेड हिज ट्रेन जर्नी and by the time he reached Bhopal he expired in the train. Okay. तो जब वो चित्रकूट पहुंचा तो स्टेशन पे द पुलिस पर्सनल उन्होंने उसकी बॉडी को वहां से लिया। We took it to the district hospital, वहां पे उसका पोस्टमार्टम हुआ। When postmortem was being carried out, उस व्यक्ति के घर से जो लोग थे वो उस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े थे, मतलब कोई उसके पास भी नहीं जा रहा था। एंड दैट्स नॉट इट। आफ्टर द पोस्टमार्टम प्रोसीजर वाज कंप्लीटेड, व्हेन द नेक्स्ट एंड मोर इम्पॉर्टेंट इशू केम, बॉडी हैंड ओवर करने का, फैमिली मेंबर्स में किसी ने बॉडी को टच भी नहीं किया। टच नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप ले जाइए इसे। अदरवाइज जो हम लोगों का जो कल्चर, हम लोगों के जो वैल्यूज हैं, उसमें ये कहा जाता है कि कम से कम लास्ट राइट्स में सब लोग जो है वो, एंड मोर सो दो डायरेक्ट रिलेटिव्स, द फैमिली मेंबर्स, द पेरेंट्स, नो वन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट वाज द लोकल पुलिस ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने उसके फाइनल राइट्स किए। ओके। फाइनल राइट्स के टाइम पे नो वन वाज देयर अराउंड दैट प्लेस, मतलब सब लोग अपने घर में थे, वहां तक भी कोई नहीं गया। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। तो जो मैं कहना चाह रहा था, वो पुलिस की जो इमेज है वो पिछले कुछ समय में जो है वो चेंज हुई है, और वो चेंज केवल इसलिए हुई है कि पब्लिक का जो पर्सपेक्टिव है, जिस दृष्टिकोण से जनता अब देखती है, वो चेंज हुआ है। पुलिस पहले से वही काम कर रही है जी। इट्स नॉट दैट कि हमने कुछ अब अलग करना शुरू कर दिया, हम पहले से वही सब काम कर रहे हैं। और स्पेसिफिकली इन सब चीजों के लिए ही करंट की मैं बात करूं, एट प्रेजेंट की, तो एक प्रोग्राम हमारा जो है वो पुलिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग का चल रहा है। उस प्रोग्राम के तहत जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन बच्चों को इन बैचेस आइडेंटिफाई करके हम लोग ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए जो हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिस हैं, जितनी ब्रांचेस हैं, उनका सबका विजिट कराते हैं। एंड दे आर मेड टू सी कि पुलिस पूरे दिन भर में क्या काम करती है। एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि आज ही मैं जो है वो कोतवाली नगर में गोंडा में था, तो 5 बच्चियां वहाँ की जो कि ग्रेजुएशन कर रही थी, 2nd ईयर और 3rd ईयर में थी, दे वेरी हैप्पीली एक्सप्रेस दिस थिंग कि सर 28 दिन हम लोगों को हुए हैं आते हुए, और हमारा जो नज़रिया है वो एकदम बदल गया। जो हम लोगों ने पढ़ा था और सुना था वो बिल्कुल गलत था। द सेम क्वेश्चन विच यू आस्क्ड। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि सर पुलिस जितना काम हम लोग देखते हैं यहाँ पर बैठ के 2 घंटे में कि पुलिस कितना काम करती है,
बोले हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना काम करें। जी, वो सर कहीं ना कहीं ये हो गया है कि बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में वो परसीव कर दिया, मूवीज देख देख के सबको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसका एक अलग फैक्टर भी है, जो रियलिटी होती है वो कोई नहीं देख पाता है ज्यादातर। वही मैंने कहा, उसका इसीलिए उस प्रोग्राम का नाम ही जो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, अपने एक्सपीरियंस से सीखना है। तो बच्चों को इसीलिए थानों पर विजिट कराया जा रहा है कि वो खुद से देखें और खुद से समझें इस चीज को। बिल्कुल, बहुत सही चीज है। और सर ये yes. इसी के साथ सर ये जो आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला आपका काम है, प्रॉब्लम्स दिन पर दिन आती रहती हैं, तो आप इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से, आप इनका तनाव और जो दबाव होता है वो प्रेशर को आप वो करते हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स का कोई तनाव नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम लोगों को ट्रेनिंग के टाइम पे इतना टफ बना दिया जाता है कि मैंने आपको बताया कि वो ट्रेनिंग का टाइम मुझे लगता था कि वी वर मोस्ट रिलैक्स्ड एट दैट टाइम। मतलब हम लोगों ने जो ये सर्विस का सिलेक्शन किया है, हम लोग जिस पोस्ट पे बैठे हैं, उसका वन एंड ओनली जो उद्देश्य कहिए, एम कहिए, हमारा टारगेट कहिए, वो यही है कि यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन दे पाएं। अगर उस चीज का भी हम लोगों को तनाव लगने लगेगा, देन आई फाइंड कि इस सर्विस का कोई यूज नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सर, एनकाउंटर का मैंने सुना कि आपने एनकाउंटर्स में भी पार्ट लिया है, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, एनकाउंटर्स जो है दैट इज नॉट समथिंग विच इज इंटेंशनल। क्रिमिनल्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की गवर्नमेंट की शुरू से पॉलिसी रही है, एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ यूपी पुलिस आप देख रहे हैं कि जो थ्रू आउट स्टेट, नॉट ओनली अबाउट क्राइम फिगर्स बट इन जनरल जो परसेप्शन लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सोसाइटी में प्रेवलेंट है, उसमें सी चेंज आया है, and that is only because of this policy of strict action against the criminals. तो ये जो policy है उसमें encounters is nowhere mentioned in the policy. वो that is just a reply in an attempt to save our own life, and very well articulated by our very own CM and the previous head of the forces also, कि जब सामने से अपराधी जो है वो पुलिस पर फायरिंग करता है तो देन ऑब्वियसली इन सेल्फ डिफेंस पुलिस जो है अपनी ट्रेनिंग का यूज करते हुए क्रिमिनल्स पर फायरिंग करती है, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक, चांस एंड ऑब्वियसली द इफेक्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग कि कभी जो है वो क्रिमिनल की गोली से हम लोग घायल हो जाते हैं, कभी हमारी गोली से क्रिमिनल घायल हो जाते हैं। तो इसी तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो कई जगह जो है वो हुए। When I was posted in मेरठ, मुरादाबाद, मतलब जितनी भी जगह में रहा, सभी जगह जो है वो इस तरह के चांस एनकाउंटर्स जो है वो क्रिमिनल्स के साथ हुए हैं। एंड कोइंसिडेंटली इन चित्रकूट 2 इंसिडेंट्स हैपेंड जिसमें कि क्रिमिनल्स जो हैं दे लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग दिस एनकाउंटर। सर, डिटेल में आप प्रोसेस बता सकते हैं थोड़ा सा? नहीं, इट्स नॉट जस्ट, मतलब कोई प्रोसेस वाली चीज़ नहीं है। मतलब एक आई वुड लाइक टू थ्रो डिटेल्स अपॉन इन ब्रीफ ओनली। देयर वाज दिस वन क्रिमिनल, एक एनकाउंटर जो है वो चित्रकूट की जेल में हुआ था। चित्रकूट की जेल में ईद का दिन था, आई रिमेम्बर इट। सुबह जो है वो 8 बजे के करीब हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन जेल अथॉरिटीज से मिली कि एक क्रिमिनल जिसको कि आइसोलेशन में रखा गया था, वो क्रिमिनल समहाउ बैरिक से बाहर आता और पिस्टल हाथ में लेकर आता है, जेल अथॉरिटीज़ को डराता, एंड ही गोज़ टू अनदर बैरिक और वहाँ पर एक दूसरे क्रिमिनल को, नो डाउट ऑल ऑफ देम वर हार्डन्ड क्रिमिनल्स, कई क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट जो है वो एक्सटॉर्शन के, मर्डर के, इवन अटैक अगेंस्ट द पुलिस पर्सनल्स पहले से रजिस्टर्ड थे। तो वो दूसरे बैरिक में जाता है और एक दूसरे क्रिमिनल पे मल्टीपल राउंड्स फायर करता है, 10 राउंड। ओके। और एक्चुअली व्हेन वी वेंट टू द स्पॉट वी फाउंड दैट कि जो उसने फायरिंग की थी वो 10 से भी ज़्यादा राउंड वहाँ फायर हुए थे। और फिर वो दूसरी बैरिक में जाता है, वहाँ पर एक और क्रिमिनल जो बंद था उसको उसकी बैरिक में जाकर फिर फायरिंग करता है, दूसरे क्रिमिनल को मार देता है। देन ही गोज अराउंड, और जैसा कि फिल्मी स्टाइल में होता है कि उसने जो है वो बाकी के जो वहाँ पर प्रिजनर्स थे
उनको बैठाया होस्टेज एट हिज गन पॉइंट एंड डिमांडेड कि जब तक मुझे जाने नहीं दिया जाएगा यहाँ से तब तक मैं इन हॉस्टेजेस को आई विल कीप ऑन शूटिंग देम। तो यही सब चल रहा था जब तक हम लोगों की पुलिस विद गियर्ड अप विद ऑल द इक्विपमेंट्स वहाँ पर पहुँची। तो इसी सब टेंशन और इसी सब सिचुएशन के बीच में, क्योंकि हमारे सामने ये डायलेमा था कि हमें जो है वो उसे जाने भी नहीं देना है, बट मोर इम्पॉर्टेंट वॉज कि जो 5 लोग 6 लोग, आई डोंट रिमेंबर द फिगर एग्जैक्टली, जिन दूसरे कैदियों को उसने जो है वो होस्टेज बनाया हुआ था, उनकी लाइफ वॉज मोर इम्पॉर्टेंट टू अस। चाहे वो क्रिमिनल्स ही थे, बट एज अ ह्यूमन बीइंग उनको बचाना हम लोगों के लिए प्रायोरिटी था। तो वही उसी सब में ही इवन फायर टूवर्ड अस, जब हम जहाँ हम लोगों की टीम खड़ी थी, इट वाज अ स्पेशल सेल, और सामने से जो है वो उसने फायर किया एंड वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि वो गेट पर लगकर वहाँ से जो वो डाइवर्ट हो गया, रिकोशे हो गया और वो हम लोगों तक नहीं पहुँचा। तो इसी सब जो फायरिंग हुई उस क्रॉस फायरिंग में ही जैसा कि मैंने बताया कि इट वाज इफेक्ट ऑफ आवर लक, चांस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवर ट्रेनिंग कि वी वर एबल टू गेट होल्ड ऑफ ऑल द होस्टेजेस। सभी लोगों को हम लोगों ने फ्री करा लिया, और जो क्रिमिनल जिसने ऑलरेडी 2 लोगों के ऊपर फायर करके उनका मर्डर किया था और ये होस्टेज सिचुएशन क्रिएट किया था, ही गॉट अफेक्टेड बाय द फायर which was done by the police personals, and in due course of time doctors were called, but he lost his life during this encounter. अच्छा सर, जैसे कहते हैं रेल, मेल, जेल, ये 3 जॉब प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई ब्रेक नहीं होता है। तो स्पेशली कोरोना के बाद से और ज़्यादा अब वो टाइम था जब रेगुलर वर्क्स था, बहुत स्ट्रेस था, टेंशन का माहौल था। तो अपने स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए आप ऐसा क्या करते थे कि थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करें आप? फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि कोरोना का जो टाइम था वो पुलिस के लिए टेंशन का टाइम नहीं था। वी वर वेरी हैप्पी, मतलब आई पर्सनली इंटरेक्टेड विद द स्टाफ। जो खुशी उन लोगों को उस समय किसी ज़रूरतमंद को खाना पहुंचाकर, किसी ज़रूरतमंद को दवा पहुंचाकर मिलती थी, वो उन्हें कभी किसी क्रिमिनल को पकड़ने में नहीं मिली। मतलब इससे कहने का मतलब मेरा केवल इतना है कि इस वर्दी के अंदर हम लोग भी जो है इंसान है जिसको कि दूसरे को मदद करने में खुशी मिलती है। तो वो कोई स्ट्रेस का समय नहीं था। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए हर व्यक्ति जो है वो अपने अपने तरीके आजमाता है, ऑफ विच आई प्रेफर 3। आई लव प्लेइंग बैडमिंटन and I do yoga and pranayam whenever I get time, and third is obviously music. ओके तो आइए दोस्तों, सर के साथ बातें बहुत सारी होगी, लेकिन अभी जल्दी बातों के साथ जल्दी वाला रैपिड फायर गेम भी सर के साथ खेलना चाहिए। सर ये फायर वाला गेम हमारे वाला होगा, आपके वाला नहीं होगा। तो करें सर शुरुआत। स्पीड हमारे वाले फायर की तेज होती है। सर उससे डर भी बहुत लगता है, हमारे वाले से डर नहीं होगा ज्यादा। तो सर जैसे कि 2 बॉलीवुड बहुत फेमस कैरेक्टर मूवीज हैं, एक सिंघम हो गई और एक सिम्बा हो गई। इन दोनों में से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिससे आप ज्यादा खुद को रिलेट करते हैं और आपको लगता है कि ये पर्सनालिटी आपके साथ ज्यादा मैच करती है? What if I don't want to answer any of these? But sir still we want to know कि कोई एक तो होगा जो सिंघम। सर इतने सारे जो फेमस विलन्स रहे हैं हमारी बॉलीवुड में, ऐसा कौन सा विलन है जो आपको बहुत पसंद है? अमरीश पुरी ऑब्वियसली ऑल टाइम फेवरेट। ओके सर, जैसे कि अभी आपकी प्रोफेशन की बात चल रही थी, ब्रेक नहीं होता है, लेकिन स्टिल अगर हम कहें कि आपको एक दिन का ब्रेक मिल जाए और एक कॉमन मैन की तरह आपको अपनी लाइफ, जो आपका इतना स्ट्रेस आप अपने सिर पे लेकर घूमते हो, वो साइड हो जाए, तो आपका दिनचर्या कैसा रहेगा? Probably I'll sleep. ओके अच्छा, सुबह 5 बजे उठा दिया जाता है। ओके और सर एक ऐसा काम जो आपको लगता है कि आप करना चाहेंगे अदर देन आपका जो बेसिक काम है, उसके अलावा हेल्प के लिए? टीचिंग। तो दोस्तों ये तो थी सर के साथ बहुत सारी बातें, रैपिड फायर गेम, लेकिन इसी के साथ अगर कोई ऐसा सवाल जो कि आप सर से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कर दीजिए, हम दोबारा सर को स्टूडियोज में बुला लेंगे और सर के साथ बातें हो जाएंगी। लेकिन इसी के साथ वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। तो बस उम्मीद करते हैं कि आपको शो पसंद आए, बातें पसंद आए, लेकिन फिर मुलाकात होगी लेकर एक खास मेहमान के साथ। तब तक सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM, सुनो दिल से।